नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इसमें जीएसएम जनरल स्टडी, इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति इसकी है। दृष्टि 2024 का अंक है। इसमें देखें तो इस अंक में है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इस टॉपिक पर इस लेक्चर को कवर करेंगे। वीडियो की इस अंक में एक टॉपिक कवर की जाएगी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के टॉपिक पर हम कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो ये है पर्यावरण एवं सतत विकास, वायुमंडल, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, वन्य एवं वन्यजीव, ऊर्जा संसाधन, प्रदूषण और विविध को कवर करेंगे। और यह अंक अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एग्जाम 2023, इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 17वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, एमपीएससी पीटी एग्जाम 2025, आरपीएससी, जीपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, यूपीटीपीएससी के लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, यानी ये जीएस जनरल दृष्टि है और इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हम देखेंगे। ये चित्रात्मक प्रस्तुति इसके अंक में है। इसमें देखते हैं, यह काफ़ी रोचक है इस प्रस्तुति में। तो इसमें देखें पर्यावरण एवं सतत विकास, देख लेते हैं इसमें पर्यावरण क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो यहाँ देखते हैं पर्यावरण क्या है, वस्तुओं और जीवों का समूह जो हमें चारों ओर से घिरे हुए उसे पर्यावरण कहते हैं। परिधन आवरण इसमें आगे इसको देखेंगे, एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान देना है। तो पर्यावरण यानी यह पर्यावरण शाब्दिक अर्थ परिधन आवरण है। इसका संधि विच्छेद देखें तो परिधन आवरण से बनता है। तो पर्यावरण मतलब जीवों को चारों ओर से घिरा हुआ, यानी चारों ओर से जो आवरण है जीवों को चारों से घिरा हुआ जो भाग है वह पर्यावरण है। सामान्य परिभाषा देखें, यानी कॉमन डेफिनेशन इसका देखें तो यह बनता है पृथ्वी पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीवों जिसमें पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। यह इसकी कॉमन डेफिनेशन है। आगे देखते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, यानी जो पर्यावरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ, इसको मैच कराना दे देता है, कभी कभार डायरेक्ट पूछ देता है या स्टेटमेंट पूछता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा देखें तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक यानी अजैविक एवं जैविक दशाएं और उसके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो यह डिफिनेशन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण की डिफिनेशन है। आगे देखते हैं, तो पर्यावरण के प्रकार में चलते हैं। तो आधारभूत संरचना के आधार पर दो प्रकार का पर्यावरण होता है, एक भौतिक पर्यावरण जिसको अजैविक कहते हैं, दूसरा जैविक पर्यावरण है। तो पहले प्रकार में देख लेते हैं, यानी जो पहला प्रकार है भौतिक पर्यावरण जिसको अजैविक पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत यह 3 प्रकार का है। पहला स्थल मंडलीय पर्यावरण, दूसरा वायुमंडलीय पर्यावरण और तीसरा जल मंडलीय पर्यावरण होगा। और जैविक पर्यावरण के अंतर्गत देखें तो वानस्पतिक पर्यावरण और दूसरा जंतु पर्यावरण, यानी 2 प्रकार का है। अजैविक मतलब नाम से स्पष्ट है कि इसमें जीवों से बना हुआ पर्यावरण नहीं है, बल्कि भौतिक चीज़ों से बना हुआ पर्यावरण है। जैविक नाम से स्पष्ट है, जीवों से बना पर्यावरण है। तो इसमें 2 प्रकार के जीव हैं, एक वनस्पति एक जंतु है। तो ये 2 प्रकार के जो जीव हैं उनसे बना पर्यावरण वह जैविक होगा, और जो निर्जीव चीज़ों से बना हुआ है पर्यावरण वह भौतिक या अजैविक पर्यावरण होगा। तो आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो यह है परीक्षा उपयोगी दृष्टि। देखें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1986 में, इसको देख लेता। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ था सितंबर 1985 में। यानी ध्यान देना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन यानी इस संरक्षण अधिनियम की पारित होने से 1 वर्ष पहले किया गया था। वर्ष 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। इसमें जलवायु जोड़ दिया गया। ध्यान देना है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था ही, इसमें जलवायु ऐड करके नया नाम 2014 से कर दिया गया है। इसमें कुछ और जानकारी को इसमें देख लेते हैं। तो यह है, हालांकि वीडियो किसी अंक में आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह देखें तो भारतीय वन अधिनियम, यानी सबसे पहले देखें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ। इसके बाद देखें तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974 में क्या हुआ, जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 में, यानी इसके बाद लाया गया। इसके बाद यह था, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया। इसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया, यानी जैव विविधता जो अधिनियम है 2002 में लाया गया था। और वन अधिकार अधिनियम देखें तो 2006 में वन अधिकार अधिनियम लाया गया था। एनजीटी की स्थापना देखें, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी, और इसमें 5 पीठ हैं। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और 4 जो अन्य पीठ हैं वो क्षेत्रीय पीठ हैं जो राज्यों में स्थापित हैं।
इसके बाद थोड़ी सी और इसमें देख लेते हैं, तो इसमें परियोजनाओं को देख लें तो हंगुल परियोजना 1970 में, 1970 में क्या हुआ था, हंगुल परियोजना लाई गई थी। गिर सिंह परियोजना 1972 में लाया गया था। इसके बाद देखें बाघ परियोजना देखें तो 1973 में लाया गया था। इसके बाद कछुआ संरक्षण देखें तो 1975 में लाया गया था कछुआ संरक्षण। इसके बाद थामिन मृग परियोजना देखें तो 1977 में लाया गया था। इसके बाद गैंडा परियोजना देखें तो 1987 में लाया गया था। इसके बाद देखें हाथी परियोजना 1992 में लाया गया था। सारी परियोजना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो हिम तेंदुआ परियोजना को 2009 में लाया गया था और चीता परियोजना अभी लेटेस्ट यानी 2022 में चीता परियोजना को लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर यह है, हमने देख लिया, इसको थोड़ा विस्तार कर लिया। यहाँ देखते हैं तो यह है पर्यावरण विविध पक्ष को देख लेते हैं, तो इसका स्तर समझ लेते हैं। तो यह दो स्तर पर इसका लघु स्तर है और बृहद स्तर है। लघु स्तर पर जीवाणु का पर्यावरण बनता है और बृहद स्तर पर वृक्ष का पर्यावरण है, यानी सबसे बृहद पर्यावरण किसका है तो वृक्ष का है, और लघु पर्यावरण देखें तो जीवाणुओं का होता है। और इसके बाद देखें इसके मुख्य घटक को हम देखें तो इसके यानी पर्यावरण विविध पक्ष के अंतर्गत मुख्य संगठक देखें तो इसके दो हैं, एक जैविक यानी जीवों का पर्यावरण, दूसरा अजैविक यानी भौतिक पर्यावरण, जिसको हमने पूर्व में देख लिया था। कारक इसका देखते हैं, इसका फैक्टर क्या है, इसके भी दो रूप हैं, संसाधन के रूप में पर्यावरण और नियंत्रक के रूप में पर्यावरण है। इसके बाद विभिन्नताओं का कारण देख लेते हैं। पर्यावरण में जो विभिन्नता उसके कारण क्या है, तो जलवायु में परिवर्तन, मृदा के प्रकार और स्थलाकृतियों में अंतर के कारण जो होता है वह विभिन्नताओं में अंतर होने का कारण है, विभिन्नताओं का होने का कारण है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर यह है, इसमें देखें तो सबसे बड़ा जो है पर्यावरण जो है या मंडल है, सबसे बड़ा देखें तो जैव मंडल है। जैव मंडल में जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं और इसी के जो भाग हैं उसी भाग के रूप में, जैव मंडल के भाग के रूप में ही वायुमंडल है। वायुमंडल जिसमें क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल इत्यादि आते हैं, और जल मंडल है इसी के भाग, जैव मंडल के भाग के रूप में जल मंडल है जिसमें नदी, झील व सागर, महासागर इत्यादि आते हैं। स्थल मंडल भी इसी का भाग है जिसमें पर्वत, मैदान और मरुस्थल आते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो देखें तो जो जैव मंडल है इसी के ये तीन घटक हैं, यानी सबसे बड़ा जो है वह जैव मंडल है जिसमें तीनों समाहित हैं। और इस प्रकार से यह पर्यावरण के घटक हैं, यानी पर्यावरण के घटक के रूप में देखें तो ये चार घटक हैं जिसमें हम कह सकते हैं जैव मंडल है, वो जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, सॉरी। इसमें देखें तो ये पर्यावरण के घटकों में देखें तो जैव मंडल सबसे बड़ा इसका घटक है। और इसमें देखें पर्यावरण के तीनों घटकों, इसमें देखें तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के मध्य आपस में क्रिया से निर्माण होता है जैव मंडल का। यानी ये तीनों घटक को हमने उपरोक्त में देखा, ये तीनों घटक रहे और ये तीनों जो आपस में क्रिया करते हैं इसी से जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल में जैविक और जैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भारत का संविधान एवं पर्यावरण का संबंध देख लेते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो इसमें यह है कि प्रस्तावना के तहत इसमें है, यानी पर्यावरण संरक्षण जो है ये प्रस्तावना के तहत भी है, मूल अधिकारों के तहत भी है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत है, मूल कर्तव्यों के तहत भी यह है। इसको देखें इसमें किस प्रकार से है। इसमें देखें तो जो प्रस्तावना के तहत जो दिया गया है वैसे ये सारे ही जो हैं यानी मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व यानी मूल कर्तव्य हैं, प्रस्तावना की ही मूल भावना पर ये सब आधारित है। हालांकि जो प्रस्तावना में दिया गया है उसी का ये सब भाग है। हालांकि प्रस्तावना के हम देख लेते हैं संक्षेप में। तो प्रस्तावना ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ध्यान देना है, व्यक्ति की गरिमा में ही यह निहित होगा, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। जिसमें देखें तो न्याय जो है तीन तरह की, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में तीन तरह की न्याय की बात कही गई है और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है और समानता 2 तरह की है। तो उसमें यह भावना निहित है क्योंकि जो मूल भावना है प्रस्तावना की उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था केशवानंद भारती के मामले में। थोड़ा सा विस्तार करना चाहें तो कहते हैं प्रस्तावना के मूल तत्व के अंतर्गत क्या होते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना के मूल तत्व में है और भारत की प्रकृति भी जो है यह प्रस्तावना के मूल तत्व में है। संविधान के उद्देश्य भी प्रस्तावना के मूल प्रकृति में है और संविधान लागू होने की तिथि प्रस्तावना के मूल तत्व में शामिल। यानी संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, वह जो आपका है प्रस्तावना, इसमें संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है, लोगों से शक्ति से अधिकृत करता है। और भारत की प्रकृति क्या है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, लोकतांत्रिक राज्य है और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य में इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं और ये लागू होने की तिथि की बात करता है 26 नवंबर 1949 को इसको जो है प्रस्तावना को लागू किया गया है। यहाँ प्रस्तावना की बात चलिए थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। हालांकि ये पर्यावरण न होकर के संवैधानिक भाग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। तो सर्वप्रथम यूएसओ के संविधान में शामिल था यह प्रस्तावना। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालीवाला ने इससे संविधान की परिचय पत्र कहा है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित इसमें समाजवादी यानी 1976 जो कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संशोधित इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, यह संवैधानिक भाग हो जाएगा। मूल अधिकारों के तहत पर्यावरण में क्या निहित है, तो अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए है। और नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में देखें तो अनुच्छेद 47 वो 48 का संबंध
पर्यावरण से है। मूल कर्तव्यों को देखें तो अनुच्छेद 51 क छ जो है वो इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ मूल अधिकार को देख लें तो मूल अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान देना है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यह जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा की गई है। इसमें अनुच्छेद 14 जो है ध्यान देना है कि समता का अधिकार जो संविधान में देखें तो वो 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार है। पहला देखें तो समता का अधिकार है, यानी पहला इसमें समता का अधिकार है जो 14 से 18 तक है। दूसरा देखें स्वतंत्रता का अधिकार है जो 1922 यानी 19 से लेकर के 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का इसमें वर्णन है। इसके बाद तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 व 24 में निहित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यह देखें तो 29 से लेकर के 31 तक है। और छठा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो यहाँ 14 को देखें, 14 ये संविधान में यह जो मौलिक अधिकार इसमें यह है कि विधि की समक्ष समता एवं विधियों का समान शासन अनुच्छेद 14 कहता है। और 19 के बारे में देखें तो 19 जो आपका यह है कि यह 6 अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास एवं वृत्ति की यह देता है, यानी संरक्षण की बात करता है 19। इसमें 21 जो है बहुत बृहद है, यानी इसको देखें तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में। और 21 को जो इसका है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद वो 21 को में इसके आर्टिकल के रूप में है। इसमें ध्यान देना है कि जो अनुच्छेद 21 है उसकी व्याख्या न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता के अधिकारों में कई प्रकार हैं, जिसमें प्राण के अधिकारों को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान, ध्यान देना, मानवीय सम्मान और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। उस दिन न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। निम्नलिखित का मतलब ये 35 जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21 में ही शामिल हैं। 35 के अंतर्गत इसका पहला जो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है जो कि ये पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा देखें तो यह डायरेक्ट जो है पर्यावरण से संबंधित है कि स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, यह जो है यह अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में शामिल किया गया 35 भागों में से। अब इसमें तीसरे भाग के रूप में देखें तो राज्य की नीति निर्देशकता तो यानी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की देखें तो यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी व्याख्या की गई है, यानी यह जो है दिया गया है। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और खुद आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था। और ध्यान दें कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया था, यानी विशेषता वाला तत्व बताया था इसको डीपीएसपी को। चलिए इसमें देखते हैं जो अनुच्छेद 47 है वह क्या देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 47 इसमें क्या है वह, यानी डीपीएसपी में जो अनुच्छेद 47 दिया गया वो है क्या, तो है वह पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य जो है अनुच्छेद 47 में दिया गया है। और अनुच्छेद 48 दो भाग में बटा हुआ है। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, जबकि 48 क जो है यही जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है 48 क। और 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। इसमें ध्यान देना है कि जो 48 क है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था, यानी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा, ये देखें तो अनुच्छेद 48 क में है और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें हम ये देख लें तो प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा के तहत है और मूल अधिकारों का रक्षक होता है भारत का न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। नीति निर्देशक तत्व है, यह जो है राज्यों को निर्देश दिए गए उनके कर्तव्य के लिए, ये राज्य इसके तहत यह कार्य करें और यह मतलब इसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, यानी कोर्ट में नीति निर्देशक तत्वों को जो है नहीं लाया जा सकता, ये राज्यों का कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों को देखें तो राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। राज्य के कर्तव्य जो है राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किए गए हैं। लेकिन नागरिकों को कर्तव्य के रूप में देखें तो इसमें जो अनुच्छेद 51 क है इसको देख लेते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ध्यान देना है स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन में 1 मूल कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान देखें तो कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं। और ध्यान दें इसमें, यानी इसमें देखें तो इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था। और इसमें ध्यान दें तो अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जो 11 यह दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन करेगा। वह इसमें क 6 जो दिया है वो 7वां इसका जो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो 7वां यह कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदी और वन्यजीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव और रखें, यह नागरिकों का कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क 6 में है। और जो आखिरी 11वां जो था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था वो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया था।
ध्यान देना है कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था, वह मूल अधिकारों में 21 क के तहत जोड़ा गया, नीति निषेध तत्व में भी जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य में तो जोड़ा गया नहीं, तीनों भाग में जोड़ा गया था। इसको देखा जा सकता है, लेकिन संवैधानिक ये हो जाएगा ताकि हम इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर केंद्रित करके इसको काफ़ी बृहद रूप में समझ लिए। चलिए इसको आगे इसमें जारी रखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क 6 देख लेते हैं। तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं की रक्षा करो, उसका संवर्धन करता प्राणी मात्र के दया भाव रखे, इसको हमने देख लिया था। इसके बाद देखें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क है, जिसको देखें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो इसमें यह प्रावधान करता है कि राज्य, यानी जो 48 था वो कृषि से संबंधित था, 48 जो इसका, और उसी के जो 48 का उसका भाग के रूप में है, वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद देखें तो राज्य देश की पर्यावरण, यानी राज्यों का कर्तव्य होता है, डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल है। तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वनता वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इसमें देखें तो यह जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क है, इसी के प्रावधान के तहत जो हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 इत्यादि, यानी राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो लाई गई थी, वो इसी के प्रावधान के तहत इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसमें बनता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देख लेते हैं। तो यह लागू करने का कारण क्या था? वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति करना था। ये संपूर्ण भारत में लागू था, ध्यान देना है। इसके बाद प्रमुख संशोधन इसमें कब किए गए? तो वर्ष 2002 में जनवरी 2003 से प्रभावी हुआ, और वर्ष 2022 में जो अप्रैल 2023 से प्रभावी हुआ, इसके प्रमुख संशोधन किए गए। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वन्यजीव संरक्षण, यानी वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत संरक्षण से संबंधित कुल 4 अनुसूचियां दी गई थी। 4 अनुसूचियों को यहाँ पर संक्षेप में देख लेते हैं। तो यह है, इसकी पहली अनुसूची है वन्यजीव प्रजातियों जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। अनुसूची 2 में वन्यजीव प्रजातियां जिन्हें अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्राप्त है। अनुसूची 3 संरक्षित वनस्पति प्रजातियां हैं, और अनुसूची 4 देखें तो साइट्स के वैशिष्ट्यों में सूचीबद्ध प्रजातियां शामिल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम को देख लेते हैं। तो इसमें कार्यक्रम क्या है? पहला देखें, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम जो 1987 से कार्यक्रम ये लागू किया गया है या चालू है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये प्रथम इसकी जो योजना शुरू हुई वर्ष 1983 से 2001 तक, और द्वितीय वर्ष 2002 से 2016 तक, और तृतीय जो है ये देखें तो वर्ष 2017 से 2031 तक, ये यानी तृतीय कार्य योजना जारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के अंतर्गत तृतीय चरण इसमें लागू है 2017 से। आप इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वर्ष 2000 से नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2000 से इसको कार्यक्रम लागू किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि गठन केंद्रीय बजट 2010-11 में प्रस्तावित, और वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का नाम बदल करके राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष करने का निर्णय किया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन देखें तो वर्ष 2006-7 से शुभारंभ हुआ। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन देखें 2018-19 में शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन देखें, यानी NMCG, तो 12 अगस्त 2011 से पर्यावरण, ध्यान देना है, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण योजना वर्ष 1983-84 छठी पंचवर्षीय योजना से लागू किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 1986 से जारी है। आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देख लेते हैं। इसमें सामान्यतः पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं है, यानी सामान्यतः पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं, तो परिचालन पर्यावरण का वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक 500, यानी ग्लोबल 500 जो ये पुरस्कार है, यह पर्यावरण संरक्षण के दुर्लभ उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में निर्मुक्त करती हैं, यानी कृषि मृदाएं पर्यावरण में क्या निर्मुक्त करती हैं? नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को देख लेते हैं। उद्देश्य इसका देखें, इसका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के, यानी यूएनओ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह पर्यावरण संरक्षण 1986 लाया गया। इसका ध्यान देना है कि स्टॉकहोम 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसके क्रियान्वयन के लिए ही भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया था। इसमें ध्यान दें कि यह प्रभावी कब से हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 से प्रभावी था। अन्य नाम इसका देखें तो छाता विधान भी है, यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, यानी पूछा सकता है कि यह छाता विधान किससे संबंधित है? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से है, और यह किसके क्रियान्वयन के लिए? स्टॉकहोम 1972 के क्रियान्वयन के लिए इसको लागू किया गया था। और इसमें देखें इसका प्रभाव क्षेत्र क्या संपूर्ण भारत में है। अध्याय एवं खंड, इसमें 4 अध्याय और 26 खंड इसमें शामिल हैं। इसमें महत्वपूर्ण एक भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, यानी मिथ जो गैस थी, यानी मिथाइल आइसो साइनेट जो गैस हुई थी, उसमें देखें कि उपरांत सरकार ने अनुच्छेद 253 के तहत इसे पारित किया था। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 253 उसके तहत इसको पारित किया गया था। ये ध्यान दें कि जो भारतीय संविधान अनुच्छेद जो 53 है, यह देखें तो जो भारतीय संविधान में कुल भाग 22 हैं, जो भारतीय संविधान में कुल भाग 22 भाग दिए गए हैं, 12 अनुसूचियां दी गई हैं, तो उसमें भाग जो 11 है उसमें यह जो अनुच्छेद 253 है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान जो संसद बना सकती है। तो यह 253 के तहत इसको लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसको हमने देख लिया, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या रहा और इसको जानकारी। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अधिनियम और समितियों को देख लेते हैं संक्षेप में। तो इसमें देखें अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 में यह
लाया गया। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 में लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 संशोधन वर्ष 1987 रहा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 संशोधन वर्ष 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है इसमें। चलिए आगे जल्दी से देखते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देख लेते हैं। तो इसमें 3 हैं। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, ध्यान देना है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में अपनाई गई थी। द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति देखें तो 1952 में, यानी आज़ादी के बाद ये अपनाई गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति थी जो 1952 में बनाई गई थी। तृतीय राष्ट्रीय वन नीति देखें तो 1988 में बनाई गई थी। वर्तमान समय में ये प्रभावी है। कौन सी? तृतीय राष्ट्रीय वन नीति 1988 प्रभावी है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एनजीटी इसका संक्षिप्त देखें तो एनजीटी है। इसकी स्थापना देखें तो 18 अक्टूबर 2010 को। अधिनियम देखें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत प्रकृत क्या है? सांविधिक इसका है, संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक है। अध्यक्ष देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। नियुक्ति देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मामलों का निपटान देखें तो 6 महीने के अंदर इसको करना होता है। इसके बाद देखें सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता CRPC 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है। ये यानी सिविल प्रक्रिया संहिता CRPC, हालांकि इसको चेंज कर दिया 1 जुलाई 2024 से। ये CRPC और जो धाराएं थी उसको नए रूप में चेंज कर दिया गया, हालांकि वहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करें। लेकिन ध्यान दें सिविल प्रक्रिया संहिता CRPC 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित है। मुख्यालय इसका देखें यानी मेन ब्रांच नई दिल्ली में। क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 यानी कुल 5 पीठ इसकी हैं। मुख्य पीठ इसकी नई दिल्ली में और क्षेत्रीय पीठ में भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठ हैं एनजीटी की। इसमें ध्यान दें कि यह अधिकरण अनुच्छेद 21, हमने 21 को बृहद रूप में ऊपर समझा है, अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से प्रेरणा प्राप्त करता है। इसका गठन देख लें तो सितंबर 1974, यानी हम चर्चा जो करने जा रहे हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में करने जा रहे हैं, यानी CPCB के बारे में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में देखें। इसका गठन कब किया गया? सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसका गठन किया गया। इसमें कार्यों का वर्णन देखें तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत यह है। शक्तियों का कार्य देखें तो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके बाद तकनीकी सेवाएं इसके अंतर्गत देखें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये सेवाएं प्रदान करता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य को जल्दी से देख लेते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समितियों का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दिन किया गया। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में। जलवायु का सही सूचकांक है, प्राकृतिक वनस्पतियां जो जलवायु का सही सूचकांक होती हैं। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधों कहलाते हैं तो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें यह है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन को देख लेते हैं। तो पहला देखें तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। दूसरा देखें तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में पशुओं की प्रतिकूलता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत किया गया था। तीसरा देखें तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है, यानी ENGRBA है, इसकी स्थापना देखें तो फरवरी 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। चौथा इसमें देख लें तो चौथा यह है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB है, इसकी स्थापना 6 जून 2007 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसके क्षेत्रीय कार्यालय देखें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में है। और यहाँ पर देखें तो यह आपका जो है यानी इसमें 5वां जो है पर्यावरण संरक्षण संबंधित संगठन के अंतर्गत है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड। इसकी स्थापना तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992 में किया गया था। और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना देखें 1988 में एक NGO के रूप में किया गया था। आगे चलिए देखते हैं। तो यह है यानी नीरी के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है नीरी, यानी इसमें देखें ये नीरी क्या है। तो आरंभिक नाम केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। वर्तमान नाम इसका देखें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी है, NEERI है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बारे में देखें तो उद्देश्य क्या है? पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में नवाचार हेतु अनुसंधान करना है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 5 हैं, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला है। कार्य इसके देखें तो पर्यावरण से संबंधित कई परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में कार्य करती है। वायु, जल, भूमि प्रदूषण के मामलों से जुड़े विवादों पर विशेषज्ञों कार्यालय थी। इसकी स्थापना देखिए तो 1958 में मुख्यालय इसका नागपुर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरी की जो मुख्यालय नागपुर में, स्थापना 1958 में किया गया था। इसका नीरी का हमने पूर्ण रूप यह देखा, यह इसका पूर्ण रूप यह था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नीरी का पूर्ण रूप है। और यह इसमें स्थापना और इसका मुख्यालय है। और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को हमने देख लिया। ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। यानी CSIR भारत का नवाचार इंजन, द इनोवेटिव ऑफ इंजन ऑफ इंडिया, जो इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर यह है यानी हमने इसको देख लिया, नीरी के बारे में देख लिया। अब देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं, यानी नेशनल
अपील अथॉरिटी यानी NEAA के बारे में मंत्रालय देखें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया कार्य। इसका देखें तो उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में अपील सुनती जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया गया है। पूर्व नाम देखें तो मौसम यानी ये WMO के बारे में बता रहा है, यहाँ पर यह था यानी NEAA के बारे में हमने बता दिया। इसके बाद देखते हैं WMO के बारे में देख लेते हैं यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी पूर्व का नाम इसका विश्व मौसम विज्ञान संगठन था और आरंभिक नाम देखें यानी शुरू का नाम देखें तो प्रारंभिक नाम अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO, सॉरी पूर्व नाम नहीं, पूर्ण नाम है यानी इसका पूर्ण नाम जो है पूर्व का नाम बल्कि आरंभिक नाम यह था IMO था, अब WMO हो गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड जो है मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है और पहले जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन था इसका आरंभिक नाम था। संगठन अस्तित्व में आया कब, 23 मार्च 1950 को आया था। मुख्यालय इसका देखें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जिससे देखें संयुक्त राष्ट्र यानी UNO है। इसके बाद परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देख लेते हैं तो कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में निर्मुक्त करते हैं तो अभिक्रियाशील माइक्रोबिट्स करते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाएं माइक्रोबिट्स अत्यधिक हानिकारक मानी जाती हैं समुद्री परितंत्रों के लिए। चलिए आगे देखते हैं तो ये सतत धारणिक विकास के बारे में देख लेते हैं तो ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। ब्रेटलैंड रिपोर्ट नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुसार यह है यानी यह धारणिक विकास की परिभाषा दी गई ब्रेटलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत ये नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री की रिपोर्ट पर आधारित डेफिनेशन है। सतत विकास को देख लेते हैं तो सतत विकास क्या है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में बताया था इसको। शब्द की व्याख्या देखें वर्ष 1987 पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग यानी WCED ने अपनी रिपोर्ट यानी ब्रेटलैंड रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य में इस शब्द की व्याख्या किया। उद्देश्य देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, ध्यान देना है प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण, उचित प्रबंधन इसका जो उद्देश्य है। अब इसमें देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सतत विकास पर केंद्रित प्रमुख सम्मेलन कौन है। तो इसमें सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 का है। एजेंडा 21 इसमें लिया गया था। एजेंडा 21 रियो घोषणा से संबंधित है। सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन इसमें था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 का देखें, यह अन्य नाम इसका रियो प्लस 10 है यानी रियो देखें तो 1992 में था। 1992 में 10 जोड़ देंगे 2002 हो जाएगा। तो इसको क्योंकि रियो सम्मेलन ये हुआ था, रियो घोषणा में एजेंडा 21 था और रियो 10 कर देंगे 2002 हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 2012 का देख लेते हैं यानी रियो यह 20 हो जाएगा, रियो प्लस 20 क्योंकि 5 में 20 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा 2012। इसको रियो 2012 जारी घोषणा पत्र का शीर्षक दी फ्यूचर वी वांट शीर्षक रहा है यानी पृथ्वी सम्मेलन 2012 या रियो प्लस 20 का। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं तो यह बनता है धारणिक विकास के कई आयाम में शामिल है। धारणिक कृषि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वर्ष 1972 में दी लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था दी क्लब ऑफ रोम द्वारा। वर्ष 1987 में प्रकाशित ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट का संबंध धारणिक सतत विकास से। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स जारी किया जाता है देखें दी इकोनॉमिक्स फाउंडेशन यानी NEF द्वारा। सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को अपनाने वाला देश है यह भूटान है, जो कि पूर्ण रूप से देखें तो हरित यानी कार्बन न्यूट्रल के रूप में यानी यहाँ जो देखें तो जीरो न्यूट्रल वाला भी कार्बन के रूप में भूटान है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसको चलें सतत विकास या इसको टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं क्या है। पर्यावरण संबंधी सूचनाएं जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के संदर्भ में। इसके बाद देखें इसमें तो आपका यह हो जाता है मनुष्य उसके क्रियाकलापों संबंधी सूचनाएं को देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन और खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर का प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर, मनुष्य उसके क्रियाकलापों संबंधित सूचनाएं हैं। तो हम देख रहे हैं सतत विकास, टिकाऊ विकास आवश्यक सूचनाएं, पहला पर्यावरण संबंधी सूचनाएं और दूसरा मनुष्य उसके क्रियाकलापों संबंधी सूचनाएं और इसके अंतर्गत यह है। इसके बाद ये देखें सतत विकास के प्रमुख उद्देश्य को देख लेते हैं तो इसमें पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियां हैं, गरीबी निवारण एवं समस्त सतत आजीविका, ध्यान देना गरीबी निवारण सतत आजीविका है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण है, ऊर्जा दक्षता है, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता है, उत्पादन औषधों का विकास है। चलिए जल्दी से इसमें देख लेते हैं प्रमुख पृथ्वी सम्मेलन को देखें तो इसमें पहला देखें तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 है। स्थल यानी आयोजन स्थल देखें तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। समयावधि देखें तो 3 से 14 जून 1992 में किया गया। देखें इसमें जो है रियो या पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में किया गया था। कब से? 3 से 14 जून 1992 को। रियो प्लस 10 यानी पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन देखें वर्ष 2002 में किया गया। आयोजन स्थल इसका देखें जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। समय अवधि देखें तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद अगला देखें रियो प्लस 5 यानी पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन 1997 में किया गया था। आयोजन स्थल देखें न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। समयावधि 23 से 27 जून 1997। एजेंडा देखें तो इसका उद्देश्य क्या? एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करना था। रियो प्लस 20 यानी पृथ्वी प्लस 20 सम्मेलन 2012। आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। समयावधि 20-22 जून 2012। उद्देश्य पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं था। 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जारी घोषणा पत्र का शीर्षक दी फ्यूचर वी वांट। चलिए आगे देखते हैं तो एजेंडा 21 के प्रमुख भाग को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें पहला तो यहाँ से शुरू करते हैं जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण।
विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद्य, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल इसमें दिया गया। एजेंडा 21 को देख लेते हैं। तो उत्पत्ति इसका देखें तो अर्थ समिट, ध्यान देना, उत्पत्ति अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में इसका उत्पत्ति हुई। उद्देश्य धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्ययोजना तैयार करना। समीक्षा इसकी समीक्षा जून 1997 न्यूयॉर्क में रियो +5 पृथ्वी सम्मेलन की बैठक में की। कार्य इसका देखें तो पारिस्थितिक विनाश और आर्थिक समानता को समाप्त करना, यानी पारिस्थितिक विनाश को रोकना है, आर्थिक समानता को भी रोकना अर्थात समाप्त करना इसका उद्देश्य या कार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट 1992 जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक नाम देखें तो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी इसको UNCED इसका आधिकारिक नाम है। आयोजन स्थल तिथि देखें रियो डी जेनेरियो शहर ब्राजील 3 से 14 जून 1992। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रमुख मुद्दे पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरणीय संरक्षण, वैश्विक तापन, संपोषण विकास, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का संरक्षण। उद्देश्य यहाँ देख लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु परिणाम देखें। 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCCD, जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD, इसे 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई। यह देखें तो इससे यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट 1992 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। तो हरित अर्थव्यवस्था समझ लेते हैं। शब्द का प्रथम प्रयोग देखें तो वर्ष 1989 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के लिए पर्यावरणीय अर्थशास्त्र द्वारा तैयार किया गया। हरित अर्थव्यवस्था के लिए मूल योजना, हरित अर्थव्यवस्था के लिए मूल योजना देखें तो ब्लू प्रिंट फॉर द ग्रीन इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट में है। तात्पर्य देखें तो एक निम्न कार्बन, लो कार्बन संसाधन, कुशल एवं सामाजिक रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था बनाना। सिद्धांत इसका देख लेते हैं। तो इसका सिद्धांत, पहला सिद्धांत है ग्रही सीमाएं हैं यानी प्लेनेटरी बाउंड्रीज है। दूसरा जन कल्याण यानी वेलबींग है। तीसरा सुशासन एंड गुड गवर्नेंस है। चौथा कुशलता, प्रचुरता, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी है। पांचवा न्याय है इसमें। अब देख लेते हैं यहाँ पर यह है कि सकल पर्यावरण उत्पाद यानी ग्रास एनवायरमेंटल प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो वार्षिक आधार पर यह किसी क्षेत्र विशेष में है, मानव कल्याण के लिए है, आपूर्ति की जाने वाली समस्त पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य इसमें शामिल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यह है CEP यानी सकल पर्यावरण उत्पाद को देख लेते हैं। संकल्पना वर्ष 1997-98 में रॉबर्ट कास्टजा जैसे पारिस्थितिक अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। प्राकृतिक संसाधनों में हो रही वृद्धि के आधार पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना। 4 प्राकृतिक संसाधनों का मौद्रिक मूल्यांकन से वायु, जल, वन एवं मृदा का प्राकृतिक मूल्यांकन, पारिस्थितिक स्थिति मापन हेतु मूल्यांकन प्रणाली इसमें विकसित किया गया है। आगे इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को जल्दी से। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना, यानी भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रमाण जारी किया जाता है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। चयनित गांव में भूजल जल स्तर चिन्हित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित ऐप का नाम क्या है? तो जल दूत ऐप है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। भारत द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से 175 गीगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक, यानी पूर्ण हो चुका है यह लक्ष्य। 2022 तक यह लक्ष्य रखा गया था। भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2070 तक। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल यानी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट फॉर इंडिया इनिशिएटिव आरंभ किया था। हरियाणा राज्य के वन विभाग एवं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। आगे देखें जल्दी से। तो इसमें है सतत विकास लक्ष्य को देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य देखें तो कुल लक्ष्य 17 हैं। लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि 2015 से 2030 तक है। सर्वप्रथम प्रस्तावित इसमें देखें वर्ष 2012 के रियो +20 सम्मेलन में, यानी रियो जो था 1992 +20 2012 हो गए। निर्धारण संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO द्वारा किया गया। इसको देख लेते हैं जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 17 सतत विकास लक्ष्य को जल्दी से समझ लेते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो पहला देख लेते हैं। इसमें पहला जो आपका है यह है, यानी पहला गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, चौथा गुणवत्तापरक शिक्षा, पांचवां देखें तो लैंगिक समानता, छठा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सातवां किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, नौवां देखें तो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है। और इसमें देखें तो नीचे से है। 10वां देखें तो 10वां असमताओं में कमी, 11वां धारणीय शहरी एवं सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा और 15वां स्थलीय जीवों की सुरक्षा, 16वां शांति न्याय संस्थाएं और 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो यह जो रहा 17 सतत विकास लक्ष्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें जो है ये मैच कराने के लिए देता है कि ये SDG गोल क्या है और सामने उसका जो एक टारगेट है उसको लिख देता है कि उससे संबंधित है। तो ये सतत विकास लक्ष्य रहा, इसको हमने देखने का प्रयास किया। इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखें तो परीक्षा विभिन्न तत्व को भी शामिल कर लेते हैं जल्दी से। तो वायुमंडल मिश्रण है, इसमें गैस जलवाष्प धूल कणों का मिश्रण है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण होता है वायु और जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। वो स्वपोषित जीव जो अपने आहार का निर्माण स्वयं करता है वो साइनोबैक्टीरिया है। जैवमंडल बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया गया था तो भूविज्ञानी एडवर्ड सुएस द्वारा जो है जैवमंडल बायोस्फीयर का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक को देख लेते हैं जल्दी से। पर्यावरण के मुख्य घटक के अंतर्गत देखें तो अजैविक घटक, जैविक घटक है। तो अजैविक में देखें तो आर्द्रता था जल, तापमान, वायुमंडलीय गैसें, तुंगता यानी एल्टीट्यूड, स्थाकृतियाँ, सौर। जैविक में देखें तो पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव और विघटक डिकम्पोजिटर हैं, यह है।
आगे इसमें देखते हैं तो मानव पर्यावरण संबंध को देख लेते हैं। तो इसमें मानव पर्यावरण संबंध, मानव स्वरूप, काल इसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है, जिस सबसे पहले क्रम से देखें तो आखेट एवं भोजन संग्रह के रूप में भौतिक या जीवी मनुष्य कारक यानी फैक्टर इसका है, फैक्टर एक है। दूसरा फैक्टर देखें तो यह रूपांतरण कर्ता के रूप में, सामाजिक मनुष्य के रूप में, पशुपालन एवं पशुचारण के रूप में जो है यह मानव और पर्यावरण का संबंध है। इसके बाद देखें तीसरा देखें तो परिवर्तनकर्ता के रूप में आर्थिक मनुष्य, पौध पालन एवं कृषि के अंतर्गत। और इसके बाद विध्वंसकर्ता के रूप में देखें, डिस्ट्रॉयर के रूप में, तो प्रौद्योगिकी मनुष्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी औद्योगिकरण के रूप में ये संबंध रहा किसका, ये जो है मानव पर्यावरण संबंध रहा। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा को देख लेते हैं। तो इसमें देखें कृतिवाद, दूसरा नियतिवाद अवधारणा, मानकीय दृष्टिकोण, संभववादी अवधारणा, आर्थिक दृष्टिकोण, नव नियतवादी अवधारणा है। चलिए आगे जल्दी से इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर यह है, यानी इसमें प्रभाव को देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव पे माना क्या पड़ता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष देखें तो औद्योगिक अपशिष्ट से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ग्रीन हाउस गैस के सांद्रण से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कृषि रसायनों का प्रयोग से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, भारी धातुओं का विमोचन से भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रभाव क्या मानव डालता है पर्यावरण पर, तेजी से बढ़ता शहरीकरण यानी पौधों की कटाई करता है, तेजी से औद्योगिकरण करता है। इसके बाद आधुनिक कृषि अपनाता है, तकनीकी का प्रयोग करता है मानव। इसके बाद देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जल्दी से इसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखें यह आपका बनता है, ग्रीष्मकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है। सप्ताप मंडल के यानी समताप मंडल की निचली सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान एकाएक गिरावट होती है मध्य मंडल में। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है न्यू आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का। इसके बाद किनली हैवीसाइड परत कहा जाता है। ई परत को ओजोन क्षेत्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी गैस हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है। ओजोन परत हिस्सा है समताप मंडल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर का। इसके बाद देखें ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण यानी ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण पाया जाता है अंटार्कटिका के ऊपर। इसके बाद देखें CFC हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हैलोजेंस इत्यादि गैसें ओजोन परत के संरक्षण के लिए उत्तरदायी अर्थात यह जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी इसमें देख लेते हैं ओजोन की संरचना के बारे में। तो इसमें ध्यान दें कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक जो वायुमंडल है, सभी वायुमंडलीय घटनाएं, बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल यानी क्षोभ मंडल में होता है। यानी जो क्षोभ मंडल वायुमंडल की संरचना देखें तो जो वायुमंडल की संरचना में सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। दूसरा देखें तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद ओजोन मंडल है वो ओजोनोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद आयन मंडल आयनोस्फीयर कहते हैं। और पांचवां जो एक्सोस्फीयर है यानी बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये मंडल यानी वायुमंडल की संरचना रहा है। हालांकि इसको ज्योग्राफिकल पार्ट में ज़्यादा इसको कवर किया जाएगा, ना काफ़ी जो है लंबा हो सकता है वीडियो। हालांकि इसमें थोड़ी जानकारी और देख लें। ओजोन के बारे में बात की जा रही है तो डाल्टन इकाई में ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ये ध्यान देना है कि धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य जो ओजोन मंडल पाया जाता है। आगे इसमें देखते हैं तो यह जैव भू रासायनिक चक्र है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं इसमें तो परिभाषा देखें, यह जैविक और अजैविक कारकों के मध्य पोषक और अन्य पदार्थों के चक्रीय प्रभाव को संदर्भित करता है। अन्य नाम इसका पोषण चक्र है। गैसीय चक्र में देखें तो इसमें जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र शामिल हैं। और सादी चक्र में देख ले सकते हैं तो इसमें सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र इसमें शामिल है। इसमें जैव भू रासायनिक चक्र में यानी हमने ये प्रकार के अंतर्गत इसको देखा, ये प्रकार है। और ये जो ऊपर वाला रहा वो उसके अन्य नाम और परिभाषा के अंतर्गत वो रासायनिक चक्र को हमने देखा। इसमें कार्बन सबसे बड़ी चक्र को देख लेते हैं, यानी कार्बन साइकिल को देखें तो विभिन्न अवधारणाओं में विद्यमान है, विभिन्न अवस्थाओं में कार्बन विद्यमान है। इसमें देखें वायुमंडल में CO2 के रूप में, जल में घुलनशील के रूप में कार्बन विद्यमान है। अपरूपक के रूप में देख लें, अपरूपक के रूप में ये क्रिस्टलीय अपरूपक है जिसमें ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन यानी कार्बन 16 है। क्रिस्टलीय रूप में इसको हम देख यानी क्रिस्टलीय रूप में इसको देखें तो यह है लकड़ी का कोयला, काजल, शर्करा, चारकोल है। पुनर्चक्रण के रूप में इसको देखें पर पुनर्चक्रण जो इसका है यह विभिन्न भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जल के समान इसका पुनर्चक्रण होता है। तो इसे कार्बन चक्र को हमने देखने का प्रयास किया। कार्बन चक्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्बन चक्र है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं सूर्य का प्रकाश यानी कार्बन चक्र को चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से कार्बन का चक्र जो है ये चलता है। यानी इसमें देखें तो यह जीवी क्षय यानी पौधा है और जीवाश्म एवं जीवी ईंधन के रूप में यहाँ देख सकते हैं ये जंतु शोषण है, ये पादप शोषण है, ये जड़ शोषण है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से एक कार्बन चक्र है। यहाँ परिवहन एवं फैक्ट्री द्वारा उत्सर्जन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस प्रकार से चक्र को प्रदर्शित किया गया है। इसमें देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे जीवी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं। और इसके बाद देखें मृतक जीव अवशिष्ट उत्पाद जो हैं यह देखें तो यह आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड देखें इसको देखें तो यह जीव जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी जंतु शोषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जड़ शोषण के द्वारा भी देखें तो ये पादप शोषण जो पौधे हैं यह भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इसके बाद यह देखें आपका जो है कल कारखाने ये भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी परिवहन फैक्ट्री द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और ये सूर्य का प्रकाश रहा है। यानी इसमें देख सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी थोड़ी सी व्याख्या डिटेल कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के रूप में इसमें देखें तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले देख लेते हैं। तो पौधों में जल, ध्यान देना है कि पौधे जो होते हैं जल यानी H2O, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित यानी हरे पौधे में पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु जो जल के होते हैं
इससे प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो ग्लूकोज बनता है यानी C6H12O6 ये बनता है और इससे 6 अणु जो होते हैं जल के मुक्त होते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। यानी कहने का सही हुआ कि यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने वाले में ये आपके जंतु श्वसन द्वारा, पादप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कल कारखाने जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं वे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको लेकर के ऑक्सीजन के रूप में मुक्त कर देते हैं और पुनः ऑक्सीजन जो है जंतुओं और पादपों के रूप में उपयोग आता है और यह पुनः जो है श्वसन द्वारा उसको छोड़ते हैं, यानी जो ये भोजन करते हैं इसको पुनः इसको तोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रूप में पुनः टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा तो ये पुनः वातावरण में जाएगा और उससे हरे पौधे जो होगा उसका पुनः चक्रण करके वातावरण में पुनः इस प्रकार से चलता रहेगा। ध्यान दें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इसमें ध्यान दें कि जो जल है यानी पत्ती की कोशिकाओं में जल जो है देखें तो वह CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय विसरण द्वारा होता है। जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑक्सीजन इसी जल के आधार से निकलता है, यानी जो जल होता है उसी के आधार पर जो है वह ऑक्सीजन का अपघटन होता है। ऑक्सीजन इसी के अपघटन से निकलता है, जल से निकलता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज बनाने में निर्माण में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं जो है जीव विज्ञान का एक पार्ट के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जल्दी से, जल देखें H2O एक चक्रीय संसाधन है, यानी जल के देखें तो एक चक्रीय संसाधन है। स्रोत देखें तो अवक्षेपण, वर्षा, हिम, ओश इत्यादि द्वारा धरातल का लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। जल चक्र में देखें तो मुख्य चालक बल सौर विकिरण है, निहित प्रक्रियाएं वाष्पीकरण और संघनन है। चलिए इसमें जल चक्र को भी जल्दी समझ लेते हैं। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश देख सकते हैं, सूर्य है, और इसमें देख सकते हैं यह भूजल है, यह समुद्र का जल, नदियों का जल है। जल का अंतःस्राव देख सकते हैं जिसमें देखें तो ओले और वर्षा, एक पर्वत है, संघनित बादल हैं। इसके बाद देखें पेड़ पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल छोड़ते हैं, और श्वसन के द्वारा देखें तो यह जंतु द्वारा होता है, कम तापमान के संगठित होता है, ये बादल हैं। जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल चक्र को इसको देख सकते हैं कि जल जो है यह 2/3 भाग देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यह जल जो है धरातल का लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। इसको इसमें देखा जा सकता है चित्र के माध्यम से जल चक्र किस प्रकार से है। चलिए इसमें जो परीक्षा उपयोगी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। हाइड्रोस्फीयर जल मंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। जल चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, यानी वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन चक्र मूल रोम की कोशिकाओं यानी भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज से। मूल रोमों की मृदा से चिपके रहने का कारण है पेक्टिन। मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है पारगम्य कला की तरह। टिकाऊपन विकास का सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंध है नवनियतवादी अवधारणा से, यानी टिकाऊपन विकास का सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंध है नवनियतवादी अवधारणा से संबंधित है। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र को भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान दे लें कि वायुमंडल पाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसों का नाम ले लेते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन जो है, इसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, जलवाष्प जो है, यह वायुमंडल पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैसें। इसमें ध्यान दें कि जो वायुमंडल पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैसों में सर्वाधिक मात्रा में ही नाइट्रोजन होती है, N2 होती है। इसकी मात्रा देखें, N2 की जो है वह वायुमंडल में पाया जाता है कितना, 78.07% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में उसकी मात्रा देखें तो 20.93 है, लगभग 21% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को देखें जो वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसों में 0.03% है। इसके बाद देखें तो आर्गन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आर्गन यह 0.93% होता है, 0.93% जो आर्गन पाया जाता है। कहा जा सकता है कि आर्गन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। इसमें ध्यान क्या देना है, कुछ बातों को उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखें तो आकाश का रंग नीला या धूल कलर के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी जो गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन चक्र को दिखाया गया। यहाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जैसे कि हमने देखा नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन चक्र के रूप में देखें तो यह है, आप यहाँ देख सकते हैं ये पादप हैं। पादप जो प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, इनकी जड़ें जो है मृदा में नाइट्रोजन, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, यहाँ नाइट्रोजन ले रहे हैं। और यहाँ देखें नाइट्रिक बैक्टीरिया जो हैं, यह जो है मृदा में जो है नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। इसके बाद अपघटन जो डिकम्पोजर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जंतुओं के जो मरे हुए होते हैं उसको डिकम्पोजर तोड़ देते हैं उनके अवयव में, तो इसमें नाइट्रोजन के रूप में देखें तो अपघटक जो होता है अमोनिया, और इसमें भी नाइट्रिकन बैक्टीरिया जो होते हैं या अमोनिया, और नाइट्रिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन मृदा को करते हैं। मृत पौधे एवं जंतुओं अपने मूल रूप में तोड़ दिया जाता है। पादप प्रोटीन से बनता है। जंतु प्रोटीन यानी जो मानव शरीर है उसमें जो है प्रोटीन के रूप में जो मानव लेते हैं वह उसको तोड़कर नाइट्रोजन के रूप में पुनः, क्योंकि जो प्रोटीन का मुख्य अंग देखें तो नाइट्रोजन है, तो यह इस रूप में है। इसके बाद देखें तो यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रिक बैक्टीरिया जो होती हैं पुनः यहाँ से खींच करके यह मृदा नाइट्रोजन के रूप में इसको देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर पौधों को देते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र बना रहता है। चलिए इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन की जल्दी से देख लेते हैं। इसको हालांकि हमने देखने का प्रयास किया था ऊपर। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78.08% नाइट्रोजन है। प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। पौधे एवं जंतु इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग देखें तो एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजन क्षार, हाइड्रोजन ग्राही न्यूक्लिक अम्ल एटीपी और साइटोक्रोम, विटामिन, वृद्धि हार्मोन्स, एक एल्केलाइड के निर्माण में यह उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसके बाद देखें पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण वर्णकों क्लोरोफिल निर्माण में जो होता है इसका प्रयोग होता है। क्लोरोफिल की बात चलिए तो इस पर ध्यान दें कि जो क्लोरोफिल है यह देखें तो मुख्यतः हम 4 प्रकार की है, यानी देखें इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और जैथोफिल है। क्लोरोफिल ध्यान दें इसमें क्लोरोफिल पत्तियों के हरे रंग का वर्णक है। इसमें 4 घटक हैं, इसको हमने देख लिया।
यानी इसमें ध्यान दें कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में देखें तो बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। देखें कि यह जो नाइट्रोजन है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। कमी का प्रभाव देखें तो पुरानी पत्तियों में हरित महीनता यानी उसमें हरापन कम हो जाता है और पत्तियों का शीघ्र गिरना यानी क्लोरोसिस हो जाता है। अवरोधनी वृद्धि हो जाती है, वृद्धि धीमी हो जाती है। पुष्पन विलंबन होता है, अर्थात फल और पुष्प देरी से इसमें लगते हैं। इसलिए यूरिया इत्यादि खेतों में जो डाला जाता है, यूरिया का देखिए मुख्य स्रोत नाइट्रोजन ही है। इसमें देखें तो नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं देखें तो पहला देखें नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रीकरण है, स्वांगीकरण है, अमोनियाकरण है, इसके बाद विनाइट्रीकरण है। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में देखें तो गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन यानी गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया परिवर्तन करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर किया जाता है। परीक्षा उपयोगी देख लेते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं पेड़ पौधे। वनों का एक अन्य नाम है हरे फेफड़े, यानी वनों का जो हरे फेफड़े किनको कहते हैं, वन को कहते हैं। और ध्यान दें कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन कौन बनाए रखता है, हरे पौधे रखते हैं। अब चलिए देखते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो है तो यह आपका है कि नाइट्रोजन के वायुमंडलीय स्थिरीकरण में सहायक गतिविधियां हैं तो बिजली का चमकना, दहन, ज्वालामुखी गतिविधियां आदि। विनाइट्रीकरण द्वारा भूमि से नाइट्रोजन का ह्रास होता है। मौसमी बाढ़ व अधिक सिंचाई के कारण जो होता है वो विनाइट्रीकरण होता है, जिससे भूमि से नाइट्रोजन का ह्रास होता है, भूमि उसमें कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। इसके बाद देखें पौधे नाइट्रेटों को बदल देते हैं नाइट्राइट में, यानी पौधे जो नाइट्रेट होते हैं उनको नाइट्रेट में बदल देते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं का दुष्प्रभाव देखें तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ था औद्योगिक क्रांति, आर्थिक निश्चयवाद के बाद। देखें तो जो है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसी दौरान जो था भारत जो उपनिवेश के रूप में था तो वह भारत को जो है एक तरह से यहाँ का जो कच्चा माल वह निर्यात करके ले जाता था और बना बनाया माल भारत में जो है बेचता था। इंग्लैंड जो था तो भारत के जो है सारे पैसे को उसने जो है या जो आर्थिक रूप से भारत को काफी कमजोर कर दिया औद्योगिक क्रांति के कारण और अपने को संपन्न कर लिया पश्चिम वाले देश। श्वसन एक जैविक क्रिया है, उपापचयी है, ध्यान देना इसमें। इस जानकारी और ऐड कर लेते हैं तो ध्यान दें मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुसफुस लंग्स होता है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए से फुसफुसी श्वसन भी कहते हैं। में ध्यान दें कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी सभी अंग आते हैं जिसमें होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूल्स तथा फेफड़े इत्यादि जो होते हैं वह आपके श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें ध्यान दें कि अंदर ली गई वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो पूर्ण होती है। 78.09% नाइट्रोजन ली जाती है, 21% जो है वो ऑक्सीजन ली जाती है और 0.03% वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। जबकि बाहर जब निकलती है तो नाइट्रोजन तो उतना ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है 21% से घटकर 17% रहता है, 4% उसमें यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 4% हो जाती है। यानी यही जो 4% इसमें ऑक्सीजन जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती है। यानी सांस द्वारा लगभग देखें तो 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर आता है। चलिए आगे देखें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं को जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो पहला देखें क्लास्ट्रीडियम है, दूसरा एजोटोबैक्टर है, तीसरा देखें तो रोडोस्पायरियम है और चौथा देखें तो नील हरित शैवाल या इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके बाद क्लेबसिएला है, इसके बाद राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आते हैं। इसके बाद यह देख सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एलेज जो शैवाल हैं, प्रमुख नील हरित शैवाल हैं, इसके अंतर्गत देख सकते हैं यह आपके आते हैं नोस्टाक, एनाबीना, आलोशिरा, ग्लियोट्राइका, रियोलेरिया इत्यादि जो है प्रमुख नील हरित शैवाल के अंतर्गत है। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र में शामिल अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन इसके यानी नाइट्रोजन अस्थायीकारी जीवाणु द्वारा यह कार्बनिक नाइट्रोजन बदलते हैं। कार्बनिक नाइट्रोजन यह जो NH3 यानी अमोनियाकरण द्वारा इसको अमोनिया में बदला जाता है, यानी NH4 में बदला जाता है। इसके बाद देखें तो यह है अमोनिया जो NH3 है, नाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा नाइट्रेट या NO3 नाइट्रेट में बदलता है और नाइट्रेट जो है इसको देखें विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में पुनः मुक्त हो जाती है। इस तरह से ये जो है नाइट्रोजन चक्र में शामिल अभिक्रियाएं शामिल हैं। इसके बाद ऑक्सीजन चक्र देख सकते हैं, जिससे हमने देखा कि वायुमंडल में देखें तो लगभग 21% जो है वह ऑक्सीजन है। इसका चक्र यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार से यह कार्बन चक्र के ही रूप में है। यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे लेते हैं वह ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, वायुमंडल में मुक्त होती है और ऑक्सीजन जीव जंतु लेते हैं और इसको पुनः कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार से चक्र इसका बना रहता है। इसके चक्र के बारे में महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखें उपस्थिति वायुमंडल में 20.95% है। भूपरिपटी में देखें तो सर्वाधिक 46.6% भूपरिपटी में है और निर्माण इसका देखें तो हरे पौधे स्थल पे, पादप प्लवक समुद्र में, ज्वालामुखी उद्भेदन से, खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण से इसका निर्माण होता है। उपयोग देखें तो ये श्वसन में, दहन में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में। रासायनिक रूप में देखें तो आणविक ऑक्सीजन यानी O2 में, जल में H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में यह रासायनिक रूप से मौजूद है। कार्बनिक यौगिक रूप में देखें तो यह देख सकते हैं कार्बनिक यौगिक रूप में यह श्वसन के रूप में इसको देखें तो श्वसन के रूप में है। श्वसन के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
पुनः मुक्त होती है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण के बाद पुनः देखें ऑक्सीजन जो वायुमंडल में पौधों द्वारा छोड़ी जाती है, फिर उसको श्वसन में जीव जंतु लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक रूप में इसका चक्र इस प्रकार से है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जल्दी समझ लेते हैं। तो नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्राइट यानी NO2 नेगेटिव चार्ज या नाइट्रेट NO3 नेगेटिव चार्ज को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देता है विनाइट्रिक बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास। आगे जल्दी से देखें सल्फर चक्र को देख लेते हैं। यहाँ पर सल्फर चक्र दिखाया गया है, इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहा है। वर्षा यानी अम्लीय वर्षा के रूप में भी सल्फर होता है, यानी सल्फर देखें अम्लीय वर्षा यानी बर्फबारी के रूप में जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में जो सल्फर होता है अम्ल वर्षा के रूप में यह है। तो सूर्य का प्रकाश और नाइट्रोजन जो हो वो भी जो अम्ल वर्षा के रूप में उपयोग होता है, यानी अम्ल वर्षा है। और देखें तो चट्टानों के अक्षय ज्वालामुखी उद्गार वायुमंडल में सल्फर की उपस्थिति के कारण है। इसके बाद देखें तो यहाँ जीवाश्म ईंधन को जलाने से भी सल्फर मुक्त होती है। इसके बाद देखें पेड़ पौधे जो हैं यानी पशु हैं, उर्वरकों का सल्फेट जो मृदा में होता है, इस रूप में पौधों और पशु के अवशिष्ट यानी इसके अवशिष्ट अपशिष्ट को सल्फर जैविक सल्फर के रूप में। इसके बाद देखें अपघटन या सड़न जो होता है, अपघटन जो डिकम्पोजर उनको तोड़ते हैं तो भी जीवाश्म एवं जीवाश्म ईंधन के रूप में बनते हैं, यानी पानी में सल्फेट के रूप में, तलछट में सल्फाइड होता है। जब ये अम्ल वर्षा के रूप में तो पुनः इसको देखें, यहाँ पर देख सकते हैं इसको, यह जो होता है जीवाश्म ईंधन के रूप में जलाया जाता है तो इससे सल्फर निकलता है। यहाँ पर देखें तो यह है चट्टानों के अक्षय से नीचे जा रहा है, जल के प्रवाह, सतह पर जल का प्रवाह होता है, उर्वरकों का प्रवाह सल्फर की जो पेड़ पौधों में डाला जाता है। इसके बाद लीचिंग जो होती है इसके कारण भी होता है। इसको बैक्टीरियल ऑक्साइड सल्फर में कमी, बैक्टीरियल में कमी यानी SO4 2 नेगेटिव चार्ज मृदा में सल्फेट के रूप में ये होता है, उर्वरकों में सल्फेट ये है। तो इस प्रकार से इसका चक्र बनाता है सल्फेट का। सल्फर या गंधक चक्र को देखें तो यह है प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक यह है। गैसीय अवस्था में देखें हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सारे चट्टानों में दोनों रूप में प्राप्त होता है सल्फर या गंधक। इसको देख सकते हैं कहाँ पाया जाता है, इसको देखें जल्दी से कहाँ पाया जाता है। तो कार्बनिक रूप में देखें कोयला और तेल में, अकार्बनिक रूप में देखें तो पाराइट चट्टान सल्फर चट्टान, इसको देखें ज्वालामुखी विस्फोट में, जीवाश्म ईंधन के जलने से, महासागरीय सतह में, विघटन के दौरान उत्पन्न गैसों में, निर्माण में उपयोग देखें सजीवों द्वारा एमिनो अम्ल में, प्रोटीन में, एंजाइम में, विटामिन में। कमी से उत्पन्न रोग कौन से है? तो पौधों में हरिमहीनता होती है यानी पौधे कम हरे होते हैं। वर्ण मध्योतक यानी मिसोफिल्स के हरित लवक में वृद्धि और उतक क्षय से होता है, उतक जो होता है नष्ट होने लगता है। आर्कटूरस चक्र को देख लेते हैं। तो इसका चक्र जल्दी से देखें तो महासागरों में घुलना जो है, इसमें यहाँ से देखें तो यहाँ अवशोषण के द्वारा जो होता है पौधों में फास्फेट आयन बनता है, भोजन और पाचन के रूप में। उत्सर्जन को देखें जानवरों में फास्फेट आयन, ये उत्सर्जन से पुनः महासागर मिलते हैं। इसके बाद देखें तो उत्सर्जन तथा अपघटन के द्वारा अवशिष्टों और अवशोषण में फास्फेट होते हैं। और इसके बाद जो इसका निक्षेपण होता है तो चट्टानों में ये फास्फेट के रूप में मिलता है। कटाव के रूप में देखें तो पुनः महासागर में भूल जाते हैं। ये दोनों रूप में फास्फेट चट्टानों में फास्फेट के रूप में जब अवसादन होता है चट्टानों में मिल जाते हैं, और कटाव और उर्वरकों का उपयोग पुनः महासागरों में भूल जाते हैं। इस प्रकार से होता है। फास्फोरस यानी पी को देख लेते हैं, सल्फर देखा, फास्फोरस देख लेते हैं। तो ये फास्फोरस है, यानी इसको फास्फोरस हमने देखा, ये फास्फोरस चक्र देखें, ऊपर हमने सल्फर को देखा था। फास्फोरस पी है सिंबल इसका, वायुमंडल में गैस के रूप में बहुत कम विद्यमान है। प्राकृतिक भंडार देखें चट्टानों में फास्फेट के रूप में। मुख्य भूमिका देखें जीवों में जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक अम्ल तथा कोश की ऊर्जा हस्तांतरण में। निर्माण देखें तो निर्माण जो है कवच, अस्थियां, दांत जीवों के संदर्भ में। निष्कर्षण देखें तो चट्टानों का अपचय अपवर्धन जैविक पदार्थों के जीवाणु एवं कवकों द्वारा होता है। घटक के रूप में इसको जल्दी देखें तो ये जीवद्रवी पदार्थों जैसे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड संजाइम है। मानव निर्मित परितंत्र और रासायनिक उर्वरक भी इसके घटक में शामिल हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से इसमें। तो यह आपका परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखें तो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सजीवी जीवाणु बैक्टीरिया क्या है? तो राइजोबियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। ऑक्सीजन चक्र को जोड़ता है कार्बन चक्र से, यानी ऑक्सीजन चक्र को जोड़ता है कार्बन चक्र से। कुछ बैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का निवास समय 2000 वर्ष लंबा है, CO2 के निवास समय 300 वर्ष है। कुछ बैक्टीरिया जहरीले हो जाते हैं ऑक्सीजन से। प्रकाश संश्लेषण के समय ATP के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश फास्फोरीकरण कहलाती है। ATP का मतलब ध्यान दें कि ATP क्या है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ATP कहते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल यानी H2O से। हमने देखा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निर्मित ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग होता है लगभग 2 से 3% है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग होता है लगभग 2 से 3%। जीव के समस्त अणुओं का लगभग 70% भाग निर्मित होता है ऑक्सीजन से। ध्यान देना है कि जीव के समस्त अणुओं का लगभग 70% भाग निर्मित होता है ऑक्सीजन से। इसमें थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान दें कि शरीर के भार का यानी मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 7% भाग जो होता है वह ब्लड होता है, यानी रक्त होता है। और रक्त का pH 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। वयस्क में देखें तो औसतन 5 से 6 लीटर जो होता है वह खून या ब्लड पाया जाता है। और जानकारी को इसमें ऐड कर लें तो एस्बेस्टॉस धूल द्वारा फेफड़े का रोग होता है प्रदूषण से, यानी एस्बेस्टॉस जो धूल है यह प्रदूषण इससे फेफड़े को परेशानी या रोग होता है। शीशा द्वारा उदर या पेट को होता है। पारा द्वारा रक्त धाराओं प्रभावित होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा के लिए SO2, SO3 और NO उत्तरदायी हैं, यानी इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फेट के अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो यानी
ये जो आपके हैं नाइट्रिक अम्ल जो है अम्ल के रूप में होता है, इसको हमने ऊपर देख लिया था। इसमें देखें वायुमंडल की परिभाषा देख लेते हैं। हालांकि हमने इसको ऊपर देख लिया है, तो वायुमंडल की परिभाषा देख लेते हैं। पृथ्वी की परत विद्यमान गैस से जैसे वायु का समूह जो विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धूलकणों से मिलकर बनाता है, वो वायुमंडल कहलाता है। इसका डेफिनेशन हमने देख लिया। आगे देखते हैं कि इस समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। वायुमंडल के संगठन देख लेते हैं। वायुमंडल का संगठन स्थिर नहीं है, बल्कि ये गतिशील होता है। तो इसमें देखें प्रमुख गैसें, जलवाष्प और धूलकण से वायुमंडल बना होता है। प्रमुख गैसों में यह मात्रा, हालांकि हमने ऊपर देख लिया है, तो इसमें देख सकते हैं यह वायुमंडल में प्रमुख गैसों उनकी मात्रा को देखें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78.08%, इसके दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है 20.95%, तीसरे स्थान पर आर्गन है 0.93%, चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0407%, इसके बाद नियान है 0.001818%, इसके बाद मीथेन है 0.0018%, हाइड्रोजन है 0.405%, हीलियम देखें तो 0.0005%, क्रिप्टॉन देखें 0.0001%। ये जो है वो वायुमंडल में प्रमुख गैसों उनकी मात्रा को हमने देखा। इसके बाद देखें धूलकण जो है पहले स्थान पर कार्बन के कण है, दूसरे स्थान पर सूक्ष्म मिट्टी कण, तीसरे स्थान पर धुएं की काली के, चौथे स्थान पर आग कण है, पांचवें स्थान पर रासायनिक कण और छठे स्थान पर रिश्ते के कण जो है वह वायुमंडल के संगठन के रूप में है। वायुमंडल की संरचना को देख लेते हैं। इसको हालांकि हमने पूर्व ही देख लिया था। वायुमंडल की संरचना देखें तो समताप मंडल, इसको होमोस्फीयर कहते हैं, दूसरा विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई अर्थात मध्य मंडल सीमा तक यह सममंडल होता है। इसके बाद विषम मंडल के 90 किलोमीटर से 3600 किलोमीटर ऊंचाई तक यह जो था विषम मंडल होता है। उपस्थित सभी गैसें आपस में घुली मिली अवस्था में होती हैं। उपस्थित सभी गैसें पृथक पृथक परतों के रूप में जाती हैं विषम मंडल में, सममंडल में घुली मिली होती हैं। वायुमंडल का महत्व देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन संपूर्ण प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड पादप के लिए उपयोगी, यानी पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। पादप मतलब यानी वे जीव जो पैर से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी पैर से भोजन का होता है, तो पादप कहलाते हैं। हालांकि ये पेड़ की पर्यावासी के अंतर्गत पादप आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पादप के उपयोगी है। धूलकण वर्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जलवाष्प की मात्रा पादप एवं जंतु के लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन परत द्वारा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है। वायुमंडल के महत्व के अंतर्गत ये सारे हैं। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को देख लेते हैं। हालांकि हमने इसमें देख लिया है। इसमें पहली परत देखें क्षोभ मंडल है, या इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं, इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। पहला देखें वायुमंडल की सबसे निचली परत है, विस्तार विश्ववृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक है। चौथा देखें तो इसमें यह तीसरा यहाँ पर सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति से धाराएं चलती हैं। चौथा इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। दूसरा देखिए समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इसका पहला विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर है। और दूसरा ओजोन परत के रूप में संकेंद्रण निचले भाग में 15 से 35 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। निचले भाग में 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक तापमान लगभग समान ओजोन परत की उपस्थिति के कारण 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर तापमान वृद्धि होती है। पांचवा देखें किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं, वायु क्षैतिज चलती है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है समताप मंडल। इसके बाद मध्य मंडल देखते हैं। मेसोस्फीयर देखते हैं। वायुमंडल की तीसरी परत है, विस्तार समताप मंडल की ऊपरी सीमा से 80 किलोमीटर तक। उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। 80 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -100 सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बाद आयनमंडल को देखते हैं, यानी आयनोस्फीयर वायुमंडल की चौथी परत है, विस्तार मध्य मंडल की ऊपरी सीमा से लगभग 80 से 400 किलोमीटर है। ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी एरोरा बोरेलिस और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश एरोरा ऑस्ट्रेलिस है। वायु में विद्युत आवेशित तरंगें प्रवाहित होती हैं। रेडियो तरंगें इसी मंडल की परावर्तित होती हैं, होकर पुनः पृथ्वी पर लौट जाती हैं आयनमंडल से। इसके बाद बहिर्मंडल देखते हैं। एक्सोस्फीयर वायुमंडल की सर्वोच्च परत है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव कमी के कारण गैसें अति विरल हैं। वायुमंडल का घनत्व बहुत कम है। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, यानी इसको हमने जो है इस सारी घटनाओं को कवर करने का प्रयास किया। और नेक्स्ट पार्ट में इसके वीडियो के जो अगली टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को हमने देखने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।